साकेत जी, आपके बचपन से लाइक आपको जब से याद है उस बचपन से लेकर के आप मुझे आपके क्लास 5 या फिर 10 तक का भी आप बताओ। और बेसिकली आप जो भी बताओगे ना उसके साथ अगर आपको वर्ष याद हो तो वर्ष मेंशन करना। आपको अगर मान किसी अगर व्यक्ति का जिक्र कर रहे हो तो उसका नाम जरूर मेंशन करना। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मोनिका जी, सबसे पहले ये बताऊं कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में नंबर लाने के लिए सबसे जरूरत पड़ते थे उसके कितने तारीख को और कितने सन ईस्वी को ये घटना घटी, और मुझे वही याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि बहुत वर्षों तक मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और साल मैं भूल जाता था। अच्छा। तो इसलिए मैं आपका एक सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता कब कब को घटा, फिर भी मैं भरसक प्रयास करूंगा कि बताता चलूं। जी जी जी। देखिए, नॉर्मली जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, मेरी भी वैसी हुई, कुछ खास उसमें नहीं था। हम्म। एक चीज था, मेरी स्कूल जो थी वो मतलब 36 किलोमीटर दूर थी जहाँ हम लोग रहते थे वहां से, आपका या कह लो जन्म कुल कहाँ से मिलाकर। हुआ था? मेरा जन्म तो हुआ था कलकत्ता में, अच्छा। लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद हम चले आए थे। पापा जहाँ काम करते थे वो बिहार, तत्कालीन बिहार और अब तो झारखंड है हम्म का उड़ीसा का बॉर्डर था। करंजिया बोल के एक जगह था, हम्म सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम्म। तो वहीं चला आया था मैं, और मेरा बचपन वही जंगली इलाके में पड़ा। आप इसी से सोच लो कितना रिमोट इलाका था कि स्कूल 36 किलोमीटर दूर था। बाप रे। सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाईबासा का हम्म बंगला बॉयज स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, हम्म। और थोड़ी लेट शुरू हुई। अच्छा। मेरी जिंदगी के हर चीज बड़ी लेट शुरू हुई। मैं अपने दीदी से 9 साल छोटा हूँ, मैंने पैदाइश भी मेरी लेट ही हुई। हम्म। तो आपका बर्थडे और सन बताइए। 15 नवंबर 1900। 1972। अच्छा बहत्तर। अच्छा, ठीक ठीक। आपके मम्मी पापा का नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरहित कुमार बख्शी। हम्म उपाधि उपाधि मिली थी बख्शी, तो बख्शी लिखते थे, ऐसे चट्टोपाध्याय हैं। हम्म। और माँ का नाम गीता चट्टोपाध्याय। तो आप अपने माता पिता के विषय में भी बताइए, उन क्या करते थे, कैसे थे, उनका व्यवसाय। मम्मी अगर होम मेकर थी तो उनके कुछ बचपन की यादें जो आप शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप पूछते जाए, मैं बताता चलूंगा, ऐसे हम्म। फिर मैं भटक जाऊंगा। जी जी। पूछे आप। आपके पापा मतलब क्या उनका प्रोफेशन क्या था और उनका कुछ इंटरेस्ट था पापा कि नहीं कलाकार में, जैसे हम ना। पापा पापा सिरामिक्स एक्सपर्ट थे। सिरामिक्स एक्सपर्ट मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, कप प्लेट मूर्ति ये वो, वाह। उसके एक्सपर्ट थे पिताजी, वही काम करते थे। लेकिन वो मशहूर थे एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में। अच्छा अच्छा। और पापा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते थे, कोई पैसे नहीं लेते थे। सिर्फ हम्म एक उनकी दान पेटी रखी रहती थी, उसमें जो खुश होकर कोई दे दिया कुछ, तो उसी से फिर वो दवा मंगवा लेते थे। हम्म। तो बस यही था उनका। और कलाकारी की जहाँ तक बात है, हम्म। घोर विरोधी थे इसके, घोर घोर विरोधी। हम्म और मेरी माँ, जब शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में शादी हुई थी मेरी माँ की, हम्म तो जस्ट मैट्रिक पास की थी। हम्म। तो मेरी माँ उस समय कलकत्ता रेडियो स्टेशन में ठुमरी गाती थी, सोच वाह। लीजिए इसी से। बाप रे। तो माँ के अंदर ये बात थी, लेकिन जैसे कि मुझे दूसरों से पता चला कि हम्म एक बार ऐसे ही माँ गाना रियाज कर रही थी, तो पापा बुलाए उनको। तो 2-3 बार बुलाए तो सुनाई नहीं पड़ा माँ को, चूंकि बहुत मेरे तन्मयता से गा रही थी। हम्म। तो पिताजी ने आके हारमोनियम उठा के ठेल दिया, कहा कि ये सब मेरे घर में मत करो, ये सब बाइजियों का काम घर में मत करो। तब से माँ को बहुत ठेस पहुंचा और माँ छोड़ दी गाना गाना। अरे। हारमोनियम तब से हाथ नहीं लगाई हारमोनियम पे, ऐसे ही गुनगुनाती थी। तो पता नहीं, शायद यही एक वजह रही होगी कि मेरे अंदर में पिताजी के साथ दूरी पैदा हो गया, और मैंने बचपन से ठाना कि मैं बनूंगा तो आर्टिस्ट ही बनूंगा। तो कब आपको लेकिन रियलाइज बदकिस्मती, हुआ?
ये 7वां 8वां में पढ़ता था उस समय मुझे ये बात पता चला था। जब मामा घर गया था तो वहीं से किसी से ये पता चला मुझे कि ऐसे ऐसे वाकया हुए थे। हम्म। तो तब तक मैं जो है वो मेरी बचपन की पढ़ाई लिखाई वहीं चाईबासा में ही हुई थी, हम्म। बॉयज स्कूल में। मैं 9th से डाल्टनगंज आया और पिताजी काम के सिलसिले में यहाँ आए तो यहाँ उनके साथ आया और शुरू हम्म। किया। तो पिताजी के साथ एक दूरी बनी रही, जो एक दोस्ताना ये होता है वो नहीं रहा। पिताजी के साथ एक दूरी रहा इस वजह से भी, ये जो है इसके वजह से भी। और पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपनी जिंदगी में भी, हम्म। और ना चाय पीते थे, ना बीड़ी सिगरेट कुछ तरह, ना किसी से दोस्ती यारी। उनकी जिंदगी थी काम करने जाओ और फिर वापिस आके लोगों का सेवा करो। अच्छा। और बहुत बहुत लोगों का भलाई करने में वो यकीन रखते थे पिताजी। मैंने हम्म। घर का, माँ का सोना का गहना, किसी की शादी नहीं हो रही है तो गहना उतारवा लिया, यहाँ तक कि माँ की अंगूठी खोलवा लिए, चेन खोलवा लिए कि फलाने को शादी में देना, उसकी शादी रुकी हुई है। अरे। पिताजी का बैंक बैलेंस हमेशा 0 रहता था, सबको हम्म। दे देते थे। हम्म। तो ऐसे ऐसे इंसान थे। तो एक दूरी बनी रही उनसे। और उनको खेती बाड़ी से बहुत मन लगता था। मैं बचपन मेरा खेती बाड़ी में ही गुजरा। मैं खेल कूद क्या होता है नहीं जानता था, क्योंकि सुबह 8 बजे स्कूल की बस आती थी और रात को 8 बजे मैं वापिस आता था बाप रे। डेली पैसेंजरी करके। तो मैं खेल कूद भी नहीं जानता था। जो थोड़ा बहुत समय मिलता था पिताजी के साथ खेती बाड़ी करता था, वो शौक था खेती बाड़ी। तो ऐसे ही गुजरा। मैं डाल्टन में जाया तो मेरी जिंदगी में एक मैसिव चेंज आया। यहाँ यहाँ के बंगला लाइब्रेरी में मैं बंगला किताब, मेरी माँ को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। किताब मतलब साहित्य, उपन्यास। तो माँ के साथ साथ मैं भी पढ़ता था। तो यूं कहिए कि उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैं अपने उम्र के और बच्चों से दिमागी रूप में ज्यादा तेज हो गया। और तब से मुझे इश्किया धुन सवार था। मैं किसी से भी मोहब्बत करने लगता था। मुझसे बड़ा हो छोटा हो वो नहीं देखता था मैं, मुझे अच्छा लगना चाहिए। मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत होता था बचपन से ही। मैं अब खूबसूरत किसी पेड़ को देखता था, उसके फूल को देखता था, उससे लगाव हो जाता था। उसमें कोई कुछ करता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, यार देखो ना तोड़ लिया फूल। इतना प्यार था मुझे उससे। ये लगता था। एक ऐसी भावनाएं, कल्पनाएं मेरे जहन में बचपन से ही उमड़ती थी। जब अजीब अजीब कल्पनाएं करता था। अब सोचता हूँ तो लगता है मैं उस एज में कैसे ऐसे सोचता था, लेकिन मैं सोचता था। और इसका पूरा श्रेय जाता है उपन्यासों को, कहानियों को। तो जब 9th में मैं यहाँ जिला स्कूल से पढ़ाई शुरू करी तो बंगला लाइब्रेरी था यहाँ, वहाँ किताब लेने जाया करता था। तो 89 में दुर्गा पूजा के समय मैं वहाँ गया हुआ था। तो यहाँ बंगाली समाज के, डाल्टनगंज के बंगाली समाज के कुछ बच्चे लड़के वहाँ आए हुए थे नाटक के किताब खोजने। तो उस समय बंगाली समाज के लोगों से मेरा कोई परिचय था नहीं। तो वहाँ का जो लाइब्रेरियन थे डॉक्टर सुब्रतो मैत्रा, हम लोग नाड़ू चाचा बोलते हैं, उन्होंने मेरा परिचय कराया यहाँ के लड़कों से कि देखो ये भी बाहर से आया है कुछ दिन पहले, तो इसको साहित्य में बहुत लगाव है, इससे भी नाटक कराओ। तो इससे पहले मैं नहीं जानता था नाटक क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है। तो लोगों ने मुझे इसमें शामिल करा और मैंने शुरू करा नाटक। फिर वो नाटक बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पता नहीं चला कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे अद्भुत, तो एक नया लड़का आया है, बहुत अच्छा किया। आपको याद है तो नाटक का 90s में, नाम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहला नाटक 2 दिन किए थे। सप्तमी को किए थे प्राइवेट सेक्रेटरी, और अष्टमी को किए थे फ्लू। 2 नाटक किया था बंगला। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके पहले शो का? नहीं, मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा। लोग कहते डर, कुछ पता चले तब तो डरूं। जैसे शेर से आदमी डर गया। एक बात बताओ मोनिका जी, शेर से याद आया, जैसे जंगल में जा रहे थे 2 दोस्त, तो शेर निकला तो एक पेड़ पे चढ़ गया, दूसरा खड़ा रहा शेर के सामने। शेर आया, उसे सूंघा ऊंघा, वो भी हाथ से दुलार किया, चला गया शेर। तो लोगों ने कहा कि बड़ा बहादुर है। पर उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कुछ शेर है, मुझे तो लगा बिल्ली है कुछ बड़ा। वो पता रहता कि शेर है तब तो डरता। तो मुझे पता ही नहीं नाटक क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस से आंख मिलेगी तो क्या होगा, मुझे कुछ फीलिंग्स ही नहीं हुई। मुझे लगा कि बस याद किया, बोला, लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी हुई। अच्छा। तो ऐसा करते करते 90s में, मतलब 90s में नहीं कहो, 89 के लास्ट दिसंबर में वहाँ था।
तो मैं उस समय तक मैं क्रिकेट खेलने लगा था। और मतलब क्रिकेट ऐसा कि मतलब क्लास छोड़ छोड़ के क्रिकेट खेलो, वो भी एक मोहब्बत ही था। क्या नहीं किया क्रिकेट के लिए, घर से चावल चुरा के, दाल चुरा के बेच दिया दूसरे दुकान में और उससे गेंद खरीद ली, इस तरह की मोहब्बत थी। तो उसके बाद शुरू हुआ, तो वहाँ यहाँ एक पुलिन मित्रा हुआ करते हैं, अभी भी हैं, उस समय रंगकर्मी थे, तो अभी फिल्म निर्माता हैं। तो उन्होंने, उनको, वो पहले से नाटक करते थे, हिंदी रंगमंच में उनकी अच्छी खासी दखल थी। तो एक और शख्स थे उत्पल मैत्रा, उतुदा हम लोग बोलते हैं, उनसे मेरी लगाव हो गई थी इन 2 नाटकों के दौरान। तो पुलिंदा को जब टीम बनानी थी तो उन्होंने कहा, सजेस्ट किया उत्पल मैत्रा ने कि एक शैकत बोल के एक नया लड़का है, उससे भी बात कीजिए, वो अच्छा कर रहा है। तो पुलिंदा अपने स्कूटर से मेरे घर आए, मैं उस समय पुलिस लाइन में प्रैक्टिस कर रहा था क्रिकेट का, तो वहीं पहुंच गए, सुबह सुबह का समय था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नाटक करना चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में शामिल हो गए। मैंने कहा होंगे। तो फिर उन्होंने एक नाटक शुरू करा, अपहरण भाईचारे का। तो अपहरण भाईचारे का नाटक डेहरी में उस समय ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन शुरू हुई थी। तो मैं भी गया, तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, एक अंग्रेज का। और उस नेगेटिव कैरेक्टर में पहली बार मैं हिंदी स्टेज कर रहा था और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला नेगेटिव रोल में। वाह। तो फिर भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने क्या करा। उस कैरेक्टर का नाम क्या था जो आपने प्ले किया था? उस कैरेक्टर का नाम था भिन्न भिन्न डराने वाला। अच्छा। तो उसका अपहरण भाईचारे असगर बजावत साहब की लिखी हुई थी या सफदर हाशमी साहब की लिखी हुई थी, ये दोनों में से किसी, सफदर हाशमी साहब की लिखी हुई थी शायद, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सफदर हाशमी साहब की लिखी हुई थी। तो वहाँ उसको किया हम लोगों ने। तो ग्रुप को 3rd प्राइज मिला, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये सफर शुरू हुई। फिर लगातार आरा, बिहिया वगैरह वगैरह जितने नाटक कंपटीशन होते थे सब जगह वो नाटक गया और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड लगातार 5-6 बार मिला। और तब मैंने नाटक को सीरियस लेना शुरू किया। आपके घर वालों का क्या था? हाँ नहीं, इसको पहले सुन लीजिए आप। तो सीरियस लेना जब शुरू किया तो मैंने उस पर गौर फरमाना शुरू किया कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ कि लोग इतने तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट किया कि मेरी आंखें अच्छा काम करती हैं। मेरी आंखों में एक भाषा है और आंखों का प्रयोग मैं करता हूँ, जो आंखों के साथ हाथ की उंगलियों का, हाथों का बड़ा अच्छा सामंजस्य मेरा बैठ रहा है और इसी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब जब मुझे ये ध्यान आ गया तो अब मैं उसका प्रयोग ज्यादा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और मुझे लगने लगा कि जो मेरे डायरेक्टर हैं पुलिन मित्रा उस समय निर्देशित करते थे कि उनको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि प्राइज तो मुझे मिल रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे, तो मैं ही सुपर हूँ। और ये ख्यालात भरते ही 4 साल तक मुझे कोई प्राइज नहीं मिला और मुझे, मेरी एक्टिंग को लोग धुतकारने लगे, कहने लगे ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा है। और मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। अच्छा। जबकि जबकि नाटक से मोहब्बत बढ़ती गई। तो फिर मैं एनालाइज करना शुरू किया कि फिर क्या हो गया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि नाटक में निर्देशक से बड़ा कोई नहीं होता। और मैंने निर्देशक का अवहेलना करना शुरू किया था। मैं एक्टर को सुपर मानने लगा था, अपने आप को सुपर मानने लगा था। और यही वजह थी कि मेरी डाउनफॉल हो गई थी। और जब से फिर ये एहसास हुआ, धीरे धीरे मैं उनकी बातों पर गौर करने लगा, उनकी बातों को सुनने लगा, पढ़ने लगा और अच्छे अच्छे लोगों की किताबें पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उसी दौरान बहुत से लोगों के सानिध्य में आया। जैसे मेरे एक मित्र आशुतोष पाठक हुआ करते हैं, डाल्टनगंज के ही फिल्म मेकर भी हैं, BHU के प्रोडक्ट है। उन्होंने डाल्टनगंज में एक शो किया, वहाँ BHU के उस समय के ड्रामा टीचर स्वर्गीय विश्वनाथ बोस जी को उन्होंने बुलाया। एक 15 दिन का वर्कशॉप हुआ। विश्वनाथ बोस के सानिध्य में मुझे नाटक की बड़ी गहरी समझ शुरू हुई। फिर धीरे धीरे और भी लोग, डॉक्टर रहील ठाकुर सुमन, डॉक्टर अजय मलकानी वगैरह, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका नाटक डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा उनके नाटकों को देखकर। जैसे जमशेदपुर के मोहम्मद निजाम, शिवलाल सागर जी, आपके कुल्टी के उस समय के एक टीम था, उसमें
कुल्टी के एक टीम था जिसमें बहुत सारे लोग थे। उस कुल्टी के नाटक मुझे बहुत प्रभावित करते थे, खास करके सलाउद्दीन ताज के, मरहूम सलाउद्दीन ताज के लिखे हुए नाटकों से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर आपके वशिष्ठ भैया धनबाद के, वशिष्ठ नारायण सिन्हा, उनसे मैंने बहुत कुछ उनके टीम से सीखा। ये 4-5 लोग ऐसे हैं बचपन में जिनके नाटकों को देख देख कर मैं नाटक करना सीखा। अपने जो निर्देशक बताते थे वो तो ठीक है, लेकिन उसके इतर मैंने इन लोगों से भी इनके नाटक देख देख कर, डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई हो भले, लेकिन इनके नाटकों को देख देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा। खास करके उल्टी के नाटक मुझे बहुत पसंद आते थे क्योंकि वो हास्य व्यंग होते थे और मेरा वो विधा रहा हास्य व्यंग, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर रांची के सूरज खन्ना जी एक नाटक करते थे, नाटक नहीं, और भी बहुत सारे करते थे। उस दौरान उनका एक नाटक था, नाटक नहीं, वो भी मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं उस नाटक को जहां जहां भी शो हुआ बड़ा गौर से देखा, उनके एक्टिविटीज को कुछ सीखने का प्रयास किया। इस तरह से धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और मैं सीखा। इस दौरान बनारस के मरहूम स्वर्गीय पार्थ चक्रवर्ती से भी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर बनारस के ही डॉक्टर गौतम चटर्जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। गौतम चटर्जी को डाल्टनगंज बुलवाया, 15 दिन का वर्कशॉप भी उन्होंने कराया, तो बहुत उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस तरह धीरे धीरे एकलव्य के भांति और कहीं कहीं अर्जुन के भांति, ज्यादातर एकलव्य के भांति, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों से मैं उपकार लिया और मुझे बहुत प्रभावित किया लोगों ने, और मैंने धीरे 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 सीखा। और अब खुद भी अपना टीम है मासूम आर्ट ग्रुप, इसके जरिए नाटक करता हूँ। लेकिन अभी भी मैं खुद को निर्देशक नहीं मानता क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उस लायक, मैं बिल्कुल आर्टिस्ट हूँ। और मुझे अपनी जिंदगी में अभी तक एक ही बहुत कमी खलती है मेरी जिंदगी में, और वो मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कब पूरा हो, कि एक अच्छे निर्देशक के निर्देशन में मैं नाटक करूँ। अभी क्या होता है, मैं ही निर्देशक, मैं ही लेखक, मैं ही एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ही लोगों से एक्टिंग करा रहा हूँ। जो मेरे जूनियर है वो मेरे मुंह पर कुछ नहीं बोलते। अब गलत सही मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं कहीं, जो अच्छा लगता है, जो मेरी, मैंने शुरू में आपसे कहा था मेरी कल्पनाएं असीम हैं, मैं जो भी करता हूँ अपने कल्पनाओं के बलबूते करता हूँ, तो मुझे एहसास नहीं होता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ करते जा रहा हूँ, लोग वाह वाह कर रहे हैं, मैं भी पढ़े जा रहा हूँ। तो लेकिन एक कमी मेरी जिंदगी में यही रह गई, महसूस होती है कि एक अच्छे निर्देशक काश कि मुझे निर्देशित करते और मैं उनके निर्देशन में कुछ एक इक्का दुक्का नाटक कर पाता। ये कमी अभी तक रह गई, पता नहीं कब पूरी हो। आगे आप और कुछ पूछिए तो बताओ। अभी मैंने नोटिस किया ना कि आपने जिनके भी सानिध्य में एकलव्य के रूप में आपने सीखा, उसमें से एक भी महिला का नाम नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे इस विधा में महिलाओं की कमी का कारण क्या है, या ऐसा क्या है कि ऐसा कि महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है कि मैं उन लोगों तक पहुंच नहीं पाया। ऐसा नहीं है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों के समान या पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा मशहूर हैं, ज्यादा मेहनत से काम कर रही हैं। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, मैंने जितना देखा है, पुरुषों के मुकाबले आज भी हमारे समाज में महिलाओं को नाटक करना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कठिन है, बावजूद इसके वो कर रही हैं। ये मेरी किस्मती रही कि मैं उनसे पहुंच नहीं पाया उन तक, या ऐसे लोगों के सानिध्य में नहीं जा पाया जो महिलाएं हैं जिनसे मैं सीख सकूं। ऐसे तो बहुत सारे महिला मित्र हैं, आप भी मेरे बहुत अच्छी मित्र हैं, तो जो नाटक करती हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखूं इस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। जैसे आपके मतलब कि ग्रुप में एक मुनमुन दी है ना? हाँ जी हैं। हाँ, तो वो मुनमुन जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। मुनमुन जी अगर नहीं होती तो शायद मेरा नाटक इतना सशक्त ढंग से मैं नहीं कर पाता। ये मासूम आर्ट ग्रुप हो सकता है अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता। मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं तो बुनियाद हूँ, लेकिन जो पिलर्स होते हैं, एक घर बनाओ तो कम से कम 4 पिलर्स तो लगते हैं। तो मैं बुनियाद अगर हूँ तो मेरे जो कलाकार हैं वो 2 पिलर हैं, लेकिन बाकी के 2 पिलर सिर्फ और सिर्फ मुनमुन जी हैं। क्यों? क्यों? इसका एक कारण है। कारण ये है कि उन्होंने नाटक नहीं छोड़ा। मेरे वजह से लाख बदनामियां सही। मैं किस और इशारा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का दुनिया में ये अक्सर होता है। और हमारा इतना अच्छा ट्यूनिंग है, इतना अच्छा बॉन्डिंग है,
जिसको लोग कुछ गलत स्ट्रक्चर देते हैं, मोड़ देते हैं। शुरू शुरू खराब लगता था, लेकिन अब इंजॉय करता हूँ, करने दो। लेकिन हमारी बॉन्डिंग और हमारी दोस्ती और हमारी जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत है कि वो नाटकों में भी दिखता है। और लोग कहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। तो हम अब इसको एंजॉय करने लगे थे, पहले तो बहुत बुरा लगता था, अब एंजॉय करने लगे हैं। तो खैर वो एक अलग मसला है। मैं बताऊं कि कैसे वो पिलर है। मुनमुन जी जब से नाटक करना शुरू की आज तक, स्टिल आज तक 22 साल हो गए, कभी मुझे छोड़ा नहीं, नाटकों को छोड़ा नहीं। बहुत परेशानियां झेली उन्होंने, बहुत। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनके घर के एक एक फैमिली मेंबर का, जो हमेशा साथ खड़ी रही, कभी नहीं कहा कि तुम नाटक मत करो। नहीं ना, ये डाल्टनगंज जैसे छोटे से शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो नहीं होती तो दूसरी लड़कियां शायद इतनी इजीली नहीं आती। क्योंकि मुनमुन जी हैं तो उनके भरोसे पे, उनके बदौलत बहुत सी लड़कियां जुड़ती गई, शादी हो गई, चली गई, लेकिन जुड़ती रही, आती रही, जुड़ती रही। मुनमुन जी तो एटीट्यूड रही, लेकिन आती रही। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं अगर बुनियाद हूँ तो बाकी जो 4 पिलर्स में से 2 पिलर्स मेरे और बच्चे हैं और लड़के हैं और आर्टिस्ट हैं। तो बाकी के 2 बुनियाद सिर्फ अकेली मुनमुन जी हैं, जिनके जिम्मे वो महिला ब्रिगेड है। और वो बैकबोन है हमारे किसी भी नाटक की। आप जानती हैं, अच्छा नाटक करने जाऊं तो ठीक है, मैं कुछ कह लूं कि एक पुरुष प्रधान नाटक है, इसमें महिला पात्र नहीं है, लेकिन महिलाओं का जो ऑर्नामेंटल एक अप्रोच रहता है स्टेज के अंदर, जो एक महिलाओं के आने के बाद उसकी गरिमा बढ़ जाती है नाटक की, वो मेरे नाटक में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता अगर मुनमुन जी नहीं रहती तो। और इसी कड़ी में मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप इन दिनों देखेंगे जो नॉन प्रोफेशनल टीम्स है या नाटक के जो भी टीम्स है, वो 4 साल 5 साल बाद आप देखेंगे कि डायरेक्टर एडिटिव रहता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन कलाकारों की उम्र घटती जाती है। मतलब जो उसके साथ शुरू किया था हुआ कलाकार है वो घटते जाता है। वो काम के दबाव में, अपना कहीं सर्विस के चलते, अपने कोई व्यवसाय के चलते वो नाटक छोड़ देता है, या फिर ईगो क्लैश करता है, जिस वजह से वो टीम टूट करके दूसरी टीम बन जाती है। और उस टीम में क्या होता है, फिर बच्चे आ जाते हैं। तो नाटक में हर उम्र की कलाकार की जरूरत है। आज की तारीख में जब हम नेचुरल एक्टिंग की बात कर रहे हैं, नेचुरल अप्रोच की बात कर रहे हैं, सिनेमैटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो एक 18 साल 28 साल के आदमी को आप 80 साल का बूढ़ा बना दो मेकअप करके, वो लोग पचा नहीं पा रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए। तो हाँ, तो लोगों को हर तरह के आर्टिस्ट चाहिए, तो दूसरे टीमों में कमी हो जा रही है, वो बच्चों को बुजुर्ग बनाना पड़ रहा है। लेकिन मेरी टीम में खासियत ये है कि मेरे साथ जिन लोगों ने शुरू करा था वो लाख मुश्किल आया, जैसे कामरूप सिन्हा है, अमर कुमार भांजा है, उज्जवल सिन्हा है, ऐसे कई लोग हैं। जो संजीव सिंह का मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूंगा, जो शुरू से लेके आज तक जुड़ा हुआ रहा। संजीव सिंह तबीयत खराब रहने की वजह से नाटकों से दूरी बना ली, लेकिन दिल से अभी भी जुड़ा हुआ है, हर एक्टिविटी से वो जुड़ा हुआ है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो मासूम आर्ट ग्रुप के पिलर बन के खड़े हैं मेरे साथ। मैं अकेला या मुनमुन जी अकेला या 2-4 लोगों को लेकर मैं कुछ नहीं कर पाता। ये लोग हैं, तभी मासूम आर्ट ग्रुप की आज यहाँ तक पहुंची है। और शायद इन्हीं लोगों के वजह से आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। ये अकेला मेरा इंटरव्यू नहीं है मोनिका जी, ये पूरे उन कलाकारों का इंटरव्यू ले रही हैं आप जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं दिख जाता हूँ, दूसरे लोग दिखते नहीं है, लेकिन वो ना होते तो मैं ना होता, ना आप मुझसे आज बात कर रही होती। Exactly. जैसे क्या होता है ना, हमेशा तो हम अपना शरीर का प्रदर्शन नहीं करते, अपना मसल्स नहीं दिखाते, मसल्स ढके हुए रहते हैं। तो वो मेरे मसल्स हैं जो मेरे गंजी में, मेरे कपड़ों के अंदर से वो रहते हैं, वो कपड़े दिखते हैं, मैं दिखता हूँ, वो नहीं दिखते। वो मेरे मसल्स हैं, वो नहीं, ताकत है, वो नहीं होती तो मैं नहीं होता। और नए नए लड़के भी मेरे ग्रुप में बहुत जुड़े। हालांकि मुझे झेल पाना, मुझे पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। खड़ूस टाइप का आदमी हूँ, डायरेक्शन की बात करूँ तो बेवजह चिल्ला देता हूँ, बेवजह गुस्सा करता हूँ, सामान फेंक देता हूँ। आज के जमाने में जब बेटा बाप का नहीं मान रहा, भाई भाई का नहीं मान रहा, मुंह पर बोली लगा दे रहा है, एक थप्पड़ मारो तो दूसरा थप्पड़ तन जा रहा है, उस समय अगर मुझे ये बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सही बात है। अच्छा, बाकी ग्रुप्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं ना, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, नए नए लोग आते जाते हैं। मासूम ग्रुप या जो ये रंगमंच है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं? आपका वो क्या तरीका है जिससे लोग जुड़े रहे हैं अभी तक?
एक बात बताऊं मोनिका जी, हाँ हाँ आप जब किसी से कुछ उम्मीद करते हो ना हाँ पाने की, हाँ जैसे हम नाटक करते हैं हाँ दो कारण से, हाँ मैक्सिमम लोगों से आप पूछो तो वो नाटक करते हैं, बोलेंगे समाज सुधारने के लिए, समाज को मैसेज देने के लिए। हाँ मुझसे आप पूछो, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, मुझे समाज से कोई सरोकार नहीं है, मैं समाज के लिए नाटक नहीं करता, मैं अपने लिए नाटक करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है मैं नाटक करता हूँ। हाँ, अगर उससे समाज को कोई फायदा हो रहा है, समाज को एक दिशा मिल रहा है तो ठीक है। मैं समाज का एक अंग हूँ, मैं ऐसे नाटक कदापि नहीं कर सकता जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं समाज सुधारने के लिए नाटक कर रहा हूँ तो ये गलत होगा, ये झूठ होगा। मैं अपने लिए नाटक करता हूँ। नाटक से मुझे चाहत है कि मुझे नाम मिले, मुझे शोहरत मिले, मुझे दौलत मिले, लोग मुझे जाने, ये मेरा चाहत है, इसलिए मैं नाटक करता हूँ। और चूंकि ये चाहता हूँ इसलिए मुझे त्याग स्वीकार करना होगा। मैं अगर किसी ग्रुप का लीडर हूँ तो एक लीडर का सबसे पहला कर्तव्य बनता है त्याग स्वीकार करना। और मुझे खुशी है कि मेरी माँ ने मुझे वो संस्कार दिया, वो ताकत दी कि मैं त्याग स्वीकार करता हूँ। और यही वजह है कि मासूम आर्ट ग्रुप टिका हुआ है। एज ए लीडर मैंने कभी खुद को आगे बढ़कर नहीं पेश किया, मैं हमेशा टीम को पेश किया, टीम के बच्चों को पेश किया। मैं कभी भी खुद को आगे बढ़ाकर प्रेजेंट नहीं किया, मैं ही सब हूँ। और मैं आपको एक रहस्य बता दूं कि जिस दिन आप ये करोगे आप खुद सामने आओगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर लगाकर खुद को पुश करके आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप त्याग स्वीकार करोगे, रंगमंच आपको उससे दुगना तिगुना लौटा देगा। आप अगर 100 रुपए त्याग करोगे रंगमंच के लिए, रंगमंच आपको 500 रुपया लौटा देगा। रुपया को आप फीसदी परसेंट भी समझ लो, रुपया कहा परसेंट भी समझ लो। आपको देना होगा, पहले रंगमंच को देना होगा, और रंगमंच आपसे सिर्फ और सिर्फ समय मांगता है, ईमानदारी से दिया हुआ समय। आप जितना समय ईमानदारी से रंगमंच को दोगे वो उससे 4 गुना 5 गुना आपकी जिंदगी में लौटा देगा। हाँ, थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा टेस्ट करता है, आपको परीक्षा लेती है, उसके बाद वो लौटाना शुरू करता है और किस्तों में लौटाता है। आपके अंदर अगर वो सब्र करने की क्षमता है, अगर आप सब्र कर सको, इंतजार कर सको, तो ये धीरे धीरे लौटाता है। आपने कभी मोहब्बत की है कि नहीं मोनिका जी? मैंने, हाँ। बेशक ना, तो फिर आपको तो पता होगा इंतजार का कितना मजा आता है। तो उसी तरह रंगमंच भी इंतजार कराता है, उसके बाद धीरे धीरे पे करता है। आपने जो दिया उसका 4 गुना 5 गुना आपको लौटाता है। अब मुझे लौटा रहा है, मैं जो कुछ भी हूँ रंगमंच की वजह से। एक प्रश्न है सैफू के, रंगमंच में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते, या बहुत रॉ वे में कहते हैं रंगमंच में पैसा नहीं है ना? तो इसके ऊपर आपका मतलब क्या थिंकिंग है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस चीज पर? यही है, रंगमंच में पैसा नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये झूठ बात है। रंगमंच में पैसा है, दिखता नहीं है, बनाना पड़ता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी मोनिका जी कि मेरे डाल्टनगंज, पलामू जिले के डाल्टनगंज जैसे शहर में, जहाँ की नाटक की न्यूनतम सुविधाएं मौजूद नहीं है, उस जगह पर रहकर मेरे 10 से 12 कलाकार नियमित रूप से मासिक 10,000, 12,000, 15,000 रुपया सिर्फ नाटक से कमाते हैं। ये और अधिक हो सकता था अगर मुझे दूसरे कलाकारों का साथ मिलता तो। आप पूछिए कहाँ से, क्या शो करता हूँ? नहीं, शो में पैसे नहीं है। ये मुंबई कलकत्ता नहीं है कि शो करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सरकारी नुक्कड़ नाटक आते हैं, सरकार हर विभाग में लगभग अपने प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, अच्छा खासा फंड देता है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, ये राशि 80% से अधिक सिर्फ और सिर्फ नाटक के कुछ मठाधीश और भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बंदरबात होती है। ये राशि अगर 50% भी कलाकारों के हाथों पहुंचे तो कलाकार प्रोफेशनल कलाकार बनेंगे, कलाकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कलाकार नाटक के कलाकार नाटक करके जब पैसा कमाएंगे तो उनके अभिभावकों की, समाज की दृष्टि भी नाटकों के प्रति बदलेगा। लेकिन हम अभिशप्त हैं शायद, ये पैसा हम तक पहुंचता नहीं। मुझे भी बहुत कम मिलता है काम, बहुत से लोग चले जाते हैं। मैं तो
आपको 50% दूंगा। 50% दे देते हैं, बाकी सोचो आप क्या नाटक करते होंगे, क्या कलाकारों को देते होंगे। मैं अपने एक नाटक के कलाकार को एक शो का 500 रुपया देता हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ। आप पता करके देखो तो कोई झारखंड में देता है क्या? ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं जो 100 रुपए देते हैं और दिन भर खटाते हैं, 500 रुपए दे करके दिन का 8-10 शो करवाते हैं। और मैं अगर 8-10 शो करा लूं तो आप इंटू 500 कर लो, तो सब 8 शो अगर करा तो 4,000 रुपए उसे मिले, 4,000 और यहाँ 500 रुपए देकर आर्टिस्टों का शोषण करते हैं और दिन भर कराते। मैं स्पष्ट शब्द में कहता हूँ। और ऐसे निर्देशकों से, ऐसे मठाधीशों से खतरा है नाटकों को, और इन्हीं लोग बदनाम करते हैं कि नाटक में पैसे नहीं है। नाटक में खूब पैसे हैं अगर आप तरीके से कराओ और त्याग स्वीकार करो तो। मुझे भी इतना बांटने के बाद भी मुझे पैसे मिल जाते, मैं क्या भूखा सोता हूँ? मुझे पेट नहीं, मेरा पेट नहीं है, मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ, कहाँ से आते हैं? ये जो टीम लेकर के मैं शिमला गया, अब किसी आर्टिस्ट से एक पैसा नहीं लिया मैं। और दूसरा टीम से पूछ लो, पर आर्टिस्ट कम से कम 5,000, 7,000, 10,000 रुपए लिए होंगे। मेरे नाटक में जो भी मेरे नाटक ग्रुप में आर्टिस्ट काम करते हैं, उसको नाटक करने में एक नया पैसा खर्च नहीं होता है। अगर मुझे ड्रेस खरीदना है, मासूम आर्ट ग्रुप ड्रेस के पैसे देते हैं। अगर मुझे यहाँ से शिमला जाना है, मासूम आर्ट ग्रुप पैसा देता है। वो पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं नुक्कड़ नाटकों में से बचाता हूँ। मेरे बच्चे बचा कर ला कर देते हैं मुझे, मैं कोई लुका छिपी नहीं करता। जो पैसे आते हैं बता देता हूँ, देखो भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना पैसा है, इतना तुम लोग बांट लो, जो पैसा बचा ग्रुप में दे दो। उसी में से मैं कुछ रखता हूँ, कुछ ग्रुप का रहता है, मैं ओपन कर रहा हूँ। और उसी पैसे में से फिर ये जो काम होते हैं बड़े स्टेज में, आज के तारीख में मेरा एक नाटक करने में कहीं जाऊं तो 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ नाटक का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, और पूरा का पूरा संस्था बेयर करती है। इतना सक्षम हम आज हैं। मैं अगल बगल कहीं जाता हूँ तो ट्रक में लोड करके मैं अपना डेहरी जाऊँ, रांची जाऊँ, पटना जाऊँ, ट्रक में लोड करके मैं अपना सेट ले जाता हूँ। कहाँ से करता हूँ? मैं तो चोरी नहीं करता, मैं डकैती नहीं करता, मैं बहुत बड़े खानदान का बच्चा नहीं हूँ। ये नाटक पैसा देती है और उसी पैसे को फिर नाटक में लगाता हूँ। तो आप अगर शोहरत चाहते हो तो शुरुआती दौर में आपको दौलत का त्याग करना पड़ेगा। करोगे तो फिर अपने आप दौलत भी आएगा शोहरत के साथ साथ। लेकिन आप करो तो शुरू में हिम्मत हार जाते हो, जो मिला है बटोर लो यार, बाद कौन देता है, यही पर गलती हो जाती है। सही बात है। मैं एक बार फोन काट के इसको सेव करके दोबारा कॉल करूं? बेशक। हाँ, मैं को एक्चुअली मेरे को सेव करना है, ठीक है?